हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर है मनी। प्लस टू का बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक। सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से मनी एंड बैंकिंग दोनों कंबाइंड वेटेज के हिसाब से डिफाइन करे गए हैं और दोनों की कंबाइंड वेटेज है 6 मार्क्स। ये इंडिविजुअल चैप्टर आपको कितने मार्क्स का आएगा ये हम पिछले पेपर्स को इवैल्यूएट करके पता लगा सकते हैं। 2 to 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस यहां पे आएंगे। यहां पे कोई भी डायग्राम नहीं मिलेगा, किसी भी किस्म का आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे मनी का ओरिजिन, मीनिंग, ग्रोथ स्टेजेस, बार्टर सिस्टम की क्या प्रॉब्लम्स थी, मनी के क्या फंक्शंस हैं, हमारी कंट्री में मनी कौन सप्लाई करता है। मेरा ये प्रेजेंट वीडियो जो बेस्ड होगा वो मनी के मीनिंग, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेजेस, फीचर्स एंड फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होगा। मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम यहां पे सबसे पहले मनी के ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं हिंदू माइथोलॉजी में मां लक्ष्मी को धन की देवी बोला गया है, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। ठीक इसी तरह एक गॉडेस है, रोम की गॉडेस जूनो, जिनका दूसरा नाम है मोनिटा। इस मोनिटा वर्ड से मनी डिराइव किया गया है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने मनी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी ही कर सकती है, कोई और एसेट नहीं कर सकता, जैसे खरीदने बेचने का काम। लेकिन इस डेफिनेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं गई। एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं क्राउदर, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उनकी इस डेफिनेशन को ज्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन माना गया है। डेफिनेशन कहती है मनी इज समथिंग विच एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड परफॉर्म्स स्टोर ऑफ वैल्यू। इस डेफिनेशन में दो बातें कही गई। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि मनी चीजों को खरीदने के काम आती है। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि मनी की फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करके रखा जा सकता है ताकि फ्यूचर में हम इसे यूज कर सके। सो अगर आपको मनी का मीनिंग पूछा जाए तो मनी इज नॉट, ये जो है मनी इज व्हाट मनी डज, ये डेफिनेशन ना लिख के अगर हम ये डेफिनेशन लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है हमारा मनी का मीनिंग एंड ओरिजिन। इसके बाद मनी की ग्रोथ स्टेजेस। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज जिस तरीके का इंसान दिखता है हमेशा से ये इंसान वैसा नहीं रहा। इसके इंसान की एवोल्यूशन के अलग अलग स्टेजेस रही हैं। आज जितना सिविलाइज्ड है ये हमेशा से उतना सिविलाइज्ड इंसान नहीं रहा। मंकी से स्टडी कहती है मंकी से हम अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरे हैं और आज इस स्टेज में हम पहुंच गए हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है जिस तरह इंसान की ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस रही हैं, इसी तरीके से मनी की भी ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस रही हैं। आज जिस फॉर्म में मनी हम देख रहे हैं ये हमेशा से उस फॉर्म में नहीं थी। सबसे पहली फॉर्म कमोडिटी मनी। जी हां, कमोडिटी ही मनी का काम करती थी। ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था जहां पे चीजें ही चीजों को खरीदने का काम करती थी। कुछ समय के बाद आया मेटल, अशरफियां नाम दिया जाता था। मेटेलिक मनी हालांकि आज भी एग्जिस्ट करती है कॉइन्स की फॉर्म में। देन पेपर मनी आई, आज भी एग्जिस्ट कर रही है नोट्स की फॉर्म में। देन प्लास्टिक मनी आई हमारे सामने, ये आज भी कई कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है डॉलर प्लास्टिक की फॉर्म में। डिजिटल मनी एक बहुत ही ज्यादा रीसेंट फॉर्म ऑफ मनी है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम मनी को स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं।
सो ये मनी की डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस रहे हैं, ये अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मनी के फीचर्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इसका मतलब मनी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हर कंट्री में मनी एक्सेप्ट होती है। हाँ, ये जरूर है, किसी कंट्री में डॉलर की फॉर्म में, किसी कंट्री में यूरो, पौंड, दिनार, रुपया। फॉर्म चाहे अलग क्यों ना हो, लेकिन है तो वो मनी ही। सेकंड, वॉलंटरली एक्सेप्टेड। न सिर्फ सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि सब लोग अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करते हैं। कोई गन पॉइंट पे नहीं एक्सेप्ट करता मनी को। फियर नहीं है किसकी मनी एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो सरकार हमें पनिशमेंट दे देगी, ऐसा नहीं है। मनी को हम अपनी मर्जी से खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। लीगल टेंडर गवर्नमेंट की अप्रूवल है। जो भी पैसा, कॉइन या फिर नोट्स हैं, इसको सरकार ने अप्रूव किया है, इसीलिए हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लीगल टेंडर दो तरीके से, लिमिटेड, अनलिमिटेड। कॉइन्स को लिमिटेड लीगल टेंडर बोला गया है। कॉइन्स को लिमिटेड लीगल टेंडर इसलिए बोला गया है क्योंकि कॉइन्स की एक्सेप्टेंस के ऊपर एक लिमिट फिक्स कर दी गई है। हम उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर एक बियॉन्ड अ लिमिट हमें पेमेंट दी जाती है कॉइन्स में। कॉइनेज एक्ट के मुताबिक अगर हम 1 रुपए के डिनोमिनेशन से ज्यादा वाले कॉइन दे रहे हैं, 2, 5 और 10, मैक्सिमम 1000 तक की पेमेंट हो सकती है। 1 रुपए के कॉइन में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 100, और अगर 1 रुपए से कम की 1 रुपए से कम के डिनोमिनेशन है, तो जैसे कि 25 पैसे, 50 पैसे, तो 10 रुपए तक की पेमेंट हो सकती है। इमेजिन कीजिए अगर 1 लाख रुपया मुझे आपको देना है, तो मैं एक के सिक्के 1 लाख दे दूं तो कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट लगेगी, इसीलिए लिमिट फिक्स करी गई है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, नोट्स को अनलिमिटेड लीगल टेंडर बोला गया है क्योंकि नोट्स के इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं फिक्स करेगी, जितनी मर्जी की पेमेंट आप नोट्स में कर दीजिए। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी कहता है ये पॉइंट कि मनी को हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा सकते हैं। ट्रांजैक्शन इजी हो जाती है इस फीचर की वजह से। इमेजिन अगर मनी का साइज बहुत ह्यूज होता, बहुत हैवी होती, कैरी किस तरीके से करते, कैसे हम मॉल में जाके शॉपिंग करते। क्योंकि मनी को हम आसानी से कैरी कर सकते हैं, तो इसलिए दूर दराज की ट्रांजैक्शन भी हो जाती है। डिविजिबिलिटी, हायर डिनोमिनेशन को लोअर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। 500 का नोट है, 400 का सामान खरीदो, 100 रुपया वापस मिल जाएगा। हायर डिनोमिनेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लोअर डिनोमिनेशन। कॉग्नोजेबिलिटी मतलब हम मनी को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मनी एक यूनिक एसेट है, हम मनी को देख के कंफ्यूज नहीं होते, हम इजीली रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। मैं फीचर्स को रिपीट कर रहा हूं। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मनी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। वॉलंटरी, मनी इज हैप्पीली, विलिंगली एक्सेप्टेड बाय ऑल। लीगल टेंडर, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। लिमिटेड लीगल टेंडर, कॉइन्स। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, नोट्स। पोर्टेबिलिटी, it can easily be carried. Divisibility, higher denomination can be converted into lower denomination. Cognizability, it means money can easily be identified and money can easily be recognized. इसके बाद हमारे पास रहेगा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, मेरा मानना है सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज द सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। गुड्स के बदले में गुड्स खरीदी बेची जाती थी। यह सिस्टम पहले एग्जिस्ट करता था, आजकल यह सिस्टम बहुत ही रिमोट विलेजेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, बट मॉनेटरी इकोनॉमी ने इसको रिप्लेस कर दिया है। मॉनेटरी इकोनॉमी ने इसको क्यों रिप्लेस किया? इसलिए क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ कमियां थी। सो हमारे पास क्वेश्चन है
कि मनी क्यों इंट्रोड्यूस करी गई है। मनी इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई है क्योंकि बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां थी। दो क्वेश्चन आंसर सेम रहेगा। ये 4 पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक एक करके। हर पॉइंट को सेपरेटली 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। हर पॉइंट को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि 3 मार्क्स आपके आ जाएं, इतनी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और तीनों को एक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये जो टर्म्स हैं, पहले बुलेट पॉइंट में इन तीनों टर्म्स की एक्सप्लेनेशन होगी। फिर दूसरे पॉइंट में मैं बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम दे रहे थे। तीसरे पॉइंट में कि ये मनी के आने से कैसे रिजॉल्व हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हम समझ लेते हैं। पर्सन ए, पर्सन बी। ए को बी की कमोडिटी चाहिए, बी को ए की कमोडिटी चाहिए। जब ए और बी आमने सामने आएंगे ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो 4 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट, ए को बी की कमोडिटी नहीं चाहिए। सेकंड, बी को ए की कमोडिटी नहीं चाहिए। थर्ड, ए और बी दोनों को एक दूसरे की कमोडिटी नहीं चाहिए। फोर्थ, ए और बी को दोनों को एक दूसरे की कमोडिटी चाहिए। सो कहने का मतलब पॉसिबिलिटी जो थी डिक्लाइन करने की ट्रांजैक्शन की बहुत ज्यादा थी। बहुत मुश्किल था एक ऐसा पर्सन ढूंढना जिसके पास वो कमोडिटी हो जो मुझे चाहिए और उसको वो कमोडिटी चाहिए हो जो मेरे पास हो। बार्टर सिस्टम में बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। मनी के आने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, बिकॉज मनी का एक फीचर है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी इज रिक्वायर्ड बाय ऑल और मनी को लोग हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। सो बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम कैसे क्यों एग्जिस्ट कर रही थी? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था, ढूंढना बहुत टफ था एक ऐसा पर्सन जिसको वो कमोडिटी चाहिए हो जो मेरे पास है और मुझे जो कमोडिटी चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए। यूनिट ऑफ अकाउंट, प्रॉब्लम ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। सो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से, आप में से 3-4 लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि एक पेन देता हूं आपको, इस पेन की कीमत बताओ। एक पर्सन बोलेगा 10 रुपए, दूसरा 5, तीसरा 15 और फिर 20। 4 लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, बट इन चारों लोगों के जवाब में एक कॉमन चीज है। इन चारों लोगों ने इसका जो जवाब है दिया रुपए में। स्टैंडर्डाइजेशन। बार्टर सिस्टम में ये दिक्कत थी क्योंकि बार्टर सिस्टम में अगर मैं कुछ कमोडिटी लेके जाऊंगा किसी पर्सन के पास, से फॉर एग्जांपल व्हीट लेके गया, तो कोई भी पर्सन इसकी कीमत दाल में एक्सप्रेस करेगा, चावल में, चीनी में एक्सप्रेस करेगा। देयर वाज नो स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ऐसे में मेरी जो कमोडिटी है उसकी कीमत ज्यादा भी लग सकती थी, कम भी लग सकती थी। प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत ही इजी। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कमोडिटी को स्टोर करके रखना फ्यूचर यूज के लिए। कमोडिटी की वैल्यू को स्टोर करना फ्यूचर यूज के लिए। बार्टर सिस्टम में बहुत दिक्कत थी because there are certain commodities which cannot be stored because these commodities are perishable commodity. As in case of milk, we cannot store milk for long. In case I am not able to find suitable buyer of milk at existing market price, then दोस्तों I will be forced to sell my milk at lower rate. और हो सकता है लोअर रेट पे भी मिल्क ना बिके तो खराब हो जाएगा। बट मनी में ये प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज नोट्स डू नॉट कम विद एक्सपायरी डेट कि इस डेट से पहले पहले नोट्स चलाना है। आई कैन स्टोर नोट्स फॉर फ्यूचर यूज। बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर करने में दिक्कत थी, मॉनेटरी इकोनॉमी में ये दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या है ये डेफर्ड पेमेंट? Deferred payment by definition are those payments which are to be made in future. Future payments. Barter system में यहां पे भी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? आप देखिए, मैं आपसे 5 kg राइस उधार लेता हूं और प्रॉमिस करता हूं कि 2 महीने के बाद वापस कर दूंगा। 2 महीने हो गए, राइस वापस करने का टाइम आया, जो क्वालिटी आपने मुझे दी थी वो क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है।
तो मैं या तो आपको गुड क्वालिटी दूंगा या बैड, ऐसे में या तो आपका नुकसान या फायदा। मॉनेटरी इकोनॉमी में मैंने आपसे 5,000 रुपए उधार लिए, मैंने आपको बोला कि मैं आपको वापस कर दूंगा 2 महीने के बाद। आपने मुझे 500 के नोट दिए, 2 महीने के बाद मैंने आपको 5,000 दे दिए, बट दिए 100 के नोट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैल्यू तो मैंने आपको सेम ही दी है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स दे रहे थे, मनी के अंदर ही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, इसलिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसके बाद हमारे पास है कुछ फंक्शंस, मनी के फंक्शंस। जैसे कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें तो हम कॉजेज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मनी में ही डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक पॉइंट्स वहां पे नहीं थे, यहां पे है, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो मनी है हमारे पास, इस मनी के कुछ फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर 2 है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये ध्यान से सुनिएगा, ये भी 3 मार्क्स में हो सकता है, इसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे लिखना है? दिस इज द फंक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज ऑफ विच मनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। यही तो फंक्शन था जिसकी वजह से मनी इंट्रोड्यूस करी गई। मनी acts as medium of exchange, which means we can use money to buy goods and services in exchange. जानते हैं हम क्या बोलते हैं इसके बारे में? Generally it is said money is a mean not an end. Money is a mean not an end का मतलब मनी जरिया है, अपने आप में कुछ नहीं है। बड़ी टेक्निकल सी स्टेटमेंट है, मनी इज अ मीन नॉट एन एंड। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मनी के पीछे हम सब लोग भाग रहे हैं, दिन रात मनी कमाने के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन असल बात देखा जाए मनी अपने आप में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मनी। भूखे हैं, क्या मनी खा सकते हैं? नहीं। प्यास लगी है, मनी पी सकते हैं? नहीं। ठंड लग रही है, मनी पहन सकते हैं? नहीं। गर्मी लग रही है, मनी से एसी चल जाएगा? नहीं। इनफैक्ट लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, मनी उन चीजों को खरीदने में हेल्प करेगी। सो मनी एक सिर्फ जरिया है, चीजों को खरीदने का जरिया है। इन इटसेल्फ इट इज नथिंग, इट हैज इनडायरेक्ट यूज, इट हैज नो डायरेक्ट यूज। मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, ये अभी अभी हमने पढ़ा। ये पॉइंट क्या कहता है कि बार्टर सिस्टम में चीजों को मेजर करने का कोई भी स्टैंडर्ड तरीका नहीं था। हर इंसान अपनी चीजों को अलग अलग कमोडिटीज में एक्सप्रेस करता था। मैंने एग्जांपल दिया, मैं 5 kg वीट आपके पास लेके आता हूं, आप इसकी क्या कीमत लगाएंगे? कुछ लोग आप में से दाल में एक्सप्रेस करेंगे, कोई आटे में, कुछ दूध में। बट मनी की मॉनेटरी इकोनॉमी में हम क्या करते हैं? हम हर चीज की कीमत मनी में एक्सप्रेस करते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। सो ये फंक्शन कहता है कि मनी स्टैंडर्डाइज्ड कर देती है वैल्यू को, हर चीज की वैल्यू को मनी में ही एक्सप्रेस किया जाता है। सेकेंडरी फंक्शंस में हमारे पास 4 है, इनमें से ये 2 हम कॉजेज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मनी में पढ़ चुके हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू के बारे में कहा गया है कि वैल्यू कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। अगेन बार्टर सिस्टम में दिक्कत थी, कुछ कमोडिटीज पेरिशेबल थी, अगर स्टोर करके रखेंगे तो वैल्यू स्पॉइल हो जाएगी और मजबूरी में हमें लो प्राइस पे बेचनी पड़ेगी। नोट्स क्योंकि एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आते, इसलिए हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। डेफर्ड पेमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, दीज आर दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। मैंने एग्जांपल दिया अभी अभी आपको
कि मैं आपसे राइस लेता हूं 5 किलो और 2 महीने के बाद वापस करने का प्रॉमिस करता हूं, हो सकता है सेम क्वालिटी मैं आपको रिटर्न करूं, हो सकता है ना करूं। ऐसे में आपका या तो नुकसान या फायदा। लेकिन मनी की फॉर्म में अगर मैं आपसे बोरो करूंगा और 2 महीने के बाद अलग डिनोमिनेशन दे दूंगा, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू सेम जाएगी। ठीक है दोस्तों, सो ये 2 पॉइंट्स और ये पॉइंट्स तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बियरर ऑफ ऑप्शन, बियरर ऑफ ऑप्शन क्या कहता है, जिसके पास पैसा है उसकी मर्जी, वो इसको किस पर्पस के लिए यूज करना चाहता है। मैं पैसा सेव कर रहा हूं गाड़ी परचेज करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है तो मैं इस पैसे को उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर्स मना नहीं करेंगे कि गाड़ी वाला पैसा नहीं लेके आना, ट्रीटमेंट वाला पैसा लेके आना। पैसा यूज स्पेसिफिक नहीं है, समय आने पे हम अपने पर्पस को चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, पैसे की बदौलत मैं वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता हूं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास दिल्ली में प्रॉपर्टी है, लैंड है, बेच दी, बदले में पैसा मिला। इस पैसे को मैं पंजाब में आके पैसे को यूज कर लेता हूं, यहां पे लैंड परचेज कर लेता हूं। सो मैंने एसेट की वैल्यू को दिल्ली से पंजाब में ट्रांसफर कर दिया। पैसा ना होता तो वो वाली लैंड उठा के नहीं ला सकता था यहां पे। समझ रहे हैं आप, वैल्यू को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मनी। मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, मनी कौन सप्लाई करता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।